पिंकी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी जोर जोर से रो रही थी और वो कहती है, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। जिस पक्षी ने भी मेरा अंडा चुराया है उसे सजा मिलनी चाहिए। पिंकी चिड़िया की रोने की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। तब तोता कहता है, पिंकी तुम चुप हो जाओ, तुम रो मत। अगर तुम्हारा अंडा चोरी हुआ है तो हम सब पक्षी हैं ना, हम सब मिलकर तुम्हारे अंडे की खोज करेंगे, क्योंकि आज तक किसी बच्ची का अंडा चोरी नहीं हुआ। अगर हम अभी चुप रहे तो आगे चलकर हमारे अंडे भी चोरी होंगे। इसलिए हम तुम्हारा अंडा जरूर ढूंढवाएंगे और उस पक्षी को ऐसी सजा देंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, जिसने भी तुम्हारा अंडा चुराया होगा। बात तो ऐसे कर रहे हो तोते जैसे कि तुम उसे सजा दे ही दोगे। अरे चोर को पकड़ोगे तभी तो सजा दे पाओगे। सुंदरी, चोर कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है, वो जरूर पकड़ा जाएगा सुंदरी। वो ऐसा कह ही रहा था कि तभी कालू कौवा भागा भागा वहाँ आता है और वो कहता है, दोस्तों तुमने सही कहा, चोर ने सबूत छोड़ दिया है। क्या मतलब है कालू भैया तुम्हारा? साफ साफ बताओ, क्या मेरा अंडा आपको मिल गया है? पिंकी तुम जल्दी मेरे साथ चलो। मैंने अभी अभी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा अंडा देखा है। कहीं ऐसा ना हो कि टुनटुनी चिड़िया उसे पी ले या फिर ऑमलेट बना के खा ले। जल्दी चलो तुम। ये सुनकर तो सब पक्षी हैरान हो जाते हैं। तब बंटी कबूतर कहता है, लेकिन दोस्तों वो टुनटुनी चिड़िया ऐसी नहीं है। वो तुम्हारा अंडा क्यों चुराएगी पिंकी? अच्छा कबूतर, वो ऐसी नहीं है। अरे वो ऐसी ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो ऐसा करो, तोते तुम मत जाओ, इस कबूतर को जाने दो। जाओ कबूतर, तुम मेरे पति के साथ। वो कालू कौवा तो फिर पिंकी और कबूतर को टुनटुनी के घर की तरफ लेकर जाता है। तब वही तोता सुंदरी से कहता है, अगर सच में टुनटुनी चिड़िया के घर में अंडा मिल गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हाँ मैं तो कहती हूँ उसे इस जंगल से निकाल देंगे। कल को वो हमारे अंडे भी ना चोरी कर ले। वहीं वो तीनों पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में वो अंडा छुपा हुआ रखा था। तब कालू कौवा वो पत्ते हटाकर अंडे को निकालता है, जिसे देखकर पिंकी कहती है, मेरा अंडा मिल गया। यही है मेरा अंडा। पिंकी फिर अपने अंडे को उठा लेती है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। तब कालू चिड़िया से कहता है, पिंकी और कबूतर देख लो, आ गई है चोरनी चिड़िया। ये तुम्हारा क्या मतलब है कालू भैया? मैंने क्या चोरी किया है? चोरनी चिड़िया कैसे कह रही है मैंने क्या चोरी किया है? अरे मेरा अंडा चुरा लिया था तूने और अब बोल रही है मैंने क्या चोरी किया है? मेरा अंडा भी 2 दिन तक ही हुआ है कि तुमने चोरी कर लिया उसे। नहीं नहीं पिंकी, ये झूठ है। मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देख लिया हमने कि किसने अंडा चोरी किया है। अरे अंडा तुम्हारे घोंसले से ही मिला है, तो अब तो अंडा तुमने ही चुराया और तुम ही अंडा चोर हो। कल पंचायत होगी तो बड़े पेड़ के नीचे आ जाना जल्दी। जो फैसला पंचायत करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। वो तीनों तो फिर से वहाँ से चले जाते हैं और फिर रात हो जाती है। रात को कौवे अपने घोंसले में बैठे थे। तब सुंदरी कहती है, क्यों कालू जी, तुमने पिंकी के अंडे को उस चिड़िया के घोंसले में कैसे रखा? सुंदरी, जब मैं दोपहर में घोंसले से बाहर गया तो मैंने देखा कि पिंकी अपने घोंसले में नहीं थी। वह नदी पर पानी पीने गई थी। तब मैंने उसका अंडा उठाकर झाड़ियों में छुपा दिया। फिर मैंने देखा कि टुनटुनी भी भोजन लेने चली गई, तो मैंने वो अंडा पिंकी का उस टुनटुनी के घोंसले में रख दिया। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कालू जी। अब देखना, कल जंगल के सब पक्षी मिलकर उसे इस जंगल से निकाल देंगे। वही टुनटुनी चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी रो रही थी। मैंने आज तक किसी का एक दाना तक नहीं चुराया और आज मुझ पर मेरे जंगल के पक्षियों ने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि मैंने पिंकी का अंडा चुराया है। वो टुनटुनी तो बैठे ऐसे रो रही थी। फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह हरिया तोता टुनटुनी के पास आता है और उससे कहता है, टुनटुनी चलो, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए हैं और चील महाराज भी आ गए हैं। सब तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, आप चलो मैं आती हूँ। हरिया तोता फिर वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया अपना थोड़ा बहुत सामान बांध के रख देती है और फिर बड़े पेड़ के नीचे आती है।
लो चील महाराज, आ गई ये चिड़िया। ये तो शक्ल से मुझे अंडा पीने वाली चुड़ैल लगती है। चिड़िया, जब तुम्हें अंडा ही पीना था तो मुर्गी का अंडा ले आती, उसे पी लेती। अरे जब तुम्हें अंडा पीना इतना अच्छा लगता है तो चली जाती इंसानों की बस्ती में और ले आती अंडा। अरे अगर हम में से किसी को बोल देती तो हम ही ले आते तुम्हारे लिए अंडा। इतना शौक है तुम्हें अंडा पीने का। वो तो अच्छा हुआ कि कालू ने तुम्हारे घोंसले में पिंकी का अंडा देख लिया, इसलिए उस बेचारी का अंडा तब भी बच गया। टुनटुनी चिड़िया, क्या अब तुम भी कुछ कहना चाहोगी तो कहो अभी। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का कोई अंडा नहीं चुराया। मुझे नहीं पता कि इन लोगों को कहां से अंडा मिला है। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। देखो महाराज, इसी के घोंसले से मेरा अंडा मिला था। इसी ने चुराया था मेरा अंडा। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी यहाँ से निकाल दो, नहीं तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाती हूँ। मैं कमजोर हूँ, इसलिए मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया, देख लिया तुमने, इन पक्षियों में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तो अब तो मैंने यही फैसला लिया है कि तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर कहीं दूसरे जंगल में जाकर रहना होगा, क्योंकि अब तुम इस जंगल में नहीं रहोगी। मैंने किसी को कोई अंडा नहीं चुराया महाराज, मेरा विश्वास करो। मुझे यहाँ से मत जाने के लिए कहो, मैं कहाँ जाऊंगी। टुनटुनी चिड़िया ऐसे विनती करती है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और फिर वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर से अपना सामान लेकर दूसरे जंगल की ओर निकल जाती है। तभी सुंदरी कालू से कहती है, मेरे पति कालू जी, आज हमारी बरसों की इच्छा पूरी हुई। हमने किसी तरह टुनटुनी चिड़िया को निकलवा ही दिया इस जंगल से। वही टुनटुनी चिड़िया दूसरे जंगल में पहुंच जाती है और वो एक जगह बैठ जाती है। उसके लिए वो जंगल नया था और वहाँ कोई इसका दोस्त भी नहीं था। ये जंगल मेरे लिए नया है, लेकिन यहाँ कोई मेरा दोस्त नहीं है। पर सही है, कम से कम यहाँ कोई मेरा दुश्मन तो नहीं है। मैं यहाँ रह लूंगी अकेले। वो टुनटुनी ऐसे कह रही थी कि तभी उसकी नजर एक खाली जगह पर पड़ती है, जहाँ एक नारियल का खोल से बना घोंसला बना हुआ था, जिसे देखकर वो कहती है, क्यों ना मैं इस नारियल घर में ही जाकर रहने लगूं, क्योंकि मैं ये घोंसला बनाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा और मुझे पता भी नहीं कि यहाँ सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। घास फूस भी लाना पड़ेगा और गर्मी का मौसम भी है। ये नारियल घर ठंडा भी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इस नारियल घर को ही अपना घर बना लेती हूँ और वही रहती हूँ। ये कहकर वो टुनटुनी चिड़िया तो उस नारियल घर में आ जाती है और फिर वो उसी नारियल घर को अपना घर बनाकर उसी में खुशी खुशी रहने लगती है। श्रीनगर नाम के गांव में टुनटुनी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही सजने संवरने का शौक था, साथ ही उसे दूसरों को सजाना भी बहुत अच्छा लगता था। गांव में किसी की भी शादी हो, दुल्हन को सजाने के लिए टुनटुनी को ही बुलाया जाता था। टुनटुनी के माँ पिताजी गांव में ही खेती करते थे। अब उसकी उम्र शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन टुनटुनी की माँ टूनी अपने पति कालू से कहती है, सुनिए जी, टुनटुनी की उम्र शादी की हो चुकी है। कब तक दूसरों के हाथों में मेहंदी रचाएगी? अब हमें भी तो उसके हाथ पीले करने का सोच लेना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है, मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं मेरी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से और एक अच्छे परिवार में करवाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आखिर हमारी भी तो इकलौती लाडली बेटी है। टूनी और कालू अपनी बेटी के लिए अच्छे रिश्ते देखने लगे। तभी कालू की बहन सुंदरी कौवी वहाँ आती है। भैया, मैं चाहती थी क्यों ना हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत किया जाए। मैं टुनटुनी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। सुंदरी की ये बात सुनकर कालू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी बहन की बात को मान लेता है। क्योंकि सुंदरी का बेटा ब्लैकी एक अच्छी जॉब पर था, तो कालू ने बड़े ही धूमधाम से टुनटुनी और ब्लैकी की शादी करवा दी। अपनी बहन का बेटा है ये देख कालू ने इसकी कोई जांच पड़ताल की ही नहीं। अब शादी के कुछ दिन बाद ही ब्लैकी टुनटुनी को छोड़कर शहर चला जाता है। साथ ही उसे कभी मिलने नहीं आएगा, ये चिट्ठी में लिखकर चला जाता है। टुनटुनी, तुम सुंदर तो हो, लेकिन साथ में एक अनपढ़ और गंवार चिड़िया हो। मुझे लगता है तुम घर के काम के सिवाय और कोई काम नहीं कर सकती।
जब ब्लैकी उसे छोड़कर गया तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। साथ ही उसे ये जानकर बुरा लगता है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए ब्लैकी ने उसे छोड़ दिया है। वो रोते हुए अपनी सास से कहती है, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? आपको पता था कि ब्लैकी को पढ़ी लिखी चिड़िया चाहिए, फिर भी आपने शादी करवाई क्यों? आखिर मेरी इसमें गलती ही क्या थी? आपने मुझे और अपने भाई को धोखा दिया है, धोखा। उन्हें जब ये बात पता चलेगी तो उनका क्या होगा? ये सोच सोच कर तो मेरी जान जा रही है। नहीं बेटी, मुझे ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी। मैंने जब ब्लैकी से पूछा तो उसने तुम्हारा नाम सुनते ही हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे के साथ साथ अपनी भतीजी की जिंदगी खुशियों से भर देना चाहती थी। तुम दोनों को खुश देखना चाहती थी। तुम जो समझ रही हो वो बिल्कुल गलत है। टुनटुनी अपनी सास के गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अब टुनटुनी अपने बीमार पिताजी से मिलने के लिए उनके घर आती है और कुछ दिन उनके साथ ही रहने का फैसला करती है, लेकिन बीमारी में ही उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। अब टुनटुनी पर उसकी सास और माँ की जिम्मेदारी आ चुकी थी, तो वो तीनों एक साथ ही रहने लगी। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के पिताजी ने उसकी शादी के लिए कुछ कर्जा ले रखा था, जिसे चुकाने के लिए उन्हें अपना खेत भी बेचना पड़ा। उन तीनों के सामने अब 2 वक्त की रोटी का भी सवाल था। उसी में एक दिन गांव के सरपंच तोताराम की बेटी की शादी थी, तो वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी मुझे मेहंदी सिर्फ और सिर्फ टुनटुनी दीदी से ही लगवानी है। अरे बेटा, हमने तुम्हारे लिए शहर से एक पार्लर वाली बुलाई है, तुम उसी से मेहंदी लगवा लेना। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ टुनटुनी दीदी के हाथ से ही मेहंदी लगवानी है। अब सरपंच जी टुनटुनी के पास आकर उससे कहते हैं, टुनटुनी बेटा, मेरी बेटी की परसों शादी है, तो क्या तुम उसके हाथों में मेहंदी लगाओगी? सरपंच जी, आप तो जानते हो कि मेरे हालात कैसे हैं। टुनटुनी की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि बीच में ही सरपंच जी बोलते हैं, देखो टुनटुनी बेटा, अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी जिंदगी को वहीं पर रोक के कौन सी अच्छी बात है। अब तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तुम्हें अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कब तक ऐसे रोते हुए जिंदगी गुजारोगी? और हाँ, मैं तुम्हें मेहंदी लगाने के कुछ पैसे भी दूंगा, ताकि तुम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की शुरुआत कर सको। सरपंच जी की बातें सुनकर टुनटुनी को एक सहारा मिलता है, एक जीने की उम्मीद मिलती है, और अब वो मन ही मन कहती है, नहीं, अब बस बहुत हो चुका। अब मैं काबिल चिड़िया बनकर दिखाऊंगी। ब्लैकी को दिखा दूंगी कि मैं कोई गंवार चिड़िया नहीं हूँ। टुनटुनी सोच विचार कर सरपंच जी को हाँ कह देती है। सरपंच जी भी मेहंदी लगाने के बदले में टुनटुनी को कुछ पैसे दे देते हैं। अब गांव में कोई भी फंक्शन हो, टुनटुनी ही मेहंदी लगाने के लिए जाने लगी। उसकी मेहंदी के चर्चे चारों ओर फैलने लगे थे। मेहंदी लगाने के साथ साथ ही वो अपने घर पर ही मेहंदी के कौन बनाकर बेचने लगी। उसकी मेहंदी का अच्छा रंग चढ़ता है। ये बात सुनकर आसपास के गाँव के पक्षी भी उसके पास आने लगे और मेहंदी के कौन खरीदने लगे। अब उसने अपने पास अच्छे खासे पैसे जमा कर लिए थे, जिन पैसों से उसने अपने लिए नया घर बनवा लिया था। एक दिन ब्लैकी अपनी माँ से मिलने के लिए अपने गांव जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ टुनटुनी के साथ ही उसके गांव में रहती है। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए टुनटुनी के घर पहुँच जाता है। अब वो टुनटुनी की तरक्की देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो अपनी माँ, पत्नी और अपनी सास से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। उन तीनों की जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर ले लेता है। साथ ही टुनटुनी का काम भी अब बहुत जोरों से चल रहा था। अब चारों मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी सीख मिलती है कि काम कोई भी हो, अगर मन लगाकर और पूरे विश्वास के साथ करो तो तरक्की मिल ही जाती। एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी के माता पिता का कुछ दिन पहले दुर्घटना में देहांत हो गया था, जिसके बाद से टुनटुनी चिड़िया को 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करना भी कठिन हो गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर सोचती है, इस जंगल में तो कोई भी मेरी सहायता नहीं कर रहा है। जब से माता पिता गए हैं, तब से मैंने पेट भरकर 2 वक्त का भोजन भी नहीं किया है। मुझे अब जल्दी अपने लिए काम ढूंढना होगा, वरना इस तरह तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी।
ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल की ओर चली जाती है। वहाँ पर वो पक्षियों को मोमोज के ठेले से मोमोज खरीदकर खाते हुए देखती है। अरे वाह, ये कौन सी चीज है जिसको खाने के लिए पक्षियों ने ठेले पर इतनी भीड़ लगा रखी है। क्यों ना मैं भी ये मोमोज बनाना सीख लूं और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लूं। ऐसा करने से मेरी गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरी रोजगार की समस्या भी हल हो जाएगी। इसके बाद टुनटुनी खुशी खुशी जंगल लौट आती है और जल्दी ही रुपयों का इंतजाम करके अपना एक मोमोज का ठेला लगा लेती है। आओ पक्षियों, मेरे हाथ के बने गर्मा गर्म मोमोज खाओ। ऐसे मोमोज तुमने पहले कभी नहीं खाए होंगे। मेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाकर आप लोग कोई और चाट खाना ही भूल जाओगे। धीरे धीरे पक्षियों की भीड़ उसके ठेले के पास जमा होने लगती है। अरे टुनटुनी, एक प्लेट मोमोज मुझे भी बना कर दे, देखूं तो कैसे बने हैं तेरे मोमोज। बस शोर ही मचा रही है या कुछ बातें भी हैं? हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, जरूर खा कर देखो और अगर अच्छा लगे तो और पक्षियों को भी जरूर भेजना मेरे ठेले पर। अरे वाह वाह वाह, तूने तो बहुत बढ़िया मोमोज बनाया है। तेरे हाथ के मोमोज और चटपटी चटनी खाकर तो मजा ही आ गया। अब मैं जंगल के सभी पक्षियों को तेरे ठेले पर मोमोज खाने भेजूंगी। इस तरह देखते ही देखते टुनटुनी का मोमोज का ठेला पूरे जंगल में बहुत फेमस हो जाता है। हर पक्षी टुनटुनी के हाथ के मोमोज खाने के लिए सुबह से ही उसके ठेले पर लाइन लगा लेते हैं। अरे ये जब से मोमोज का ठेला लगाया है, जंगल के सारे पक्षी तो जैसे कोई और चाट खाना ही भूल गए। सुबह से ही इसके ठेले पर भीड़ लग जाती है और एक हमें पूरा दिन अपने ठेले के पास खड़े होकर मक्खी मारते हैं, फिर भी एक भी पक्षी हमारे पास नहीं आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब से इस चिड़िया ने अपना ठेला लगाया है, मेरे बर्गर के ठेले के पास तो कोई बर्गर खरीदने आता ही नहीं। अरे मेरी दुकानदारी तो बिल्कुल ठप हो गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों में मेरे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अरे हम लोग इतने सालों से यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं, हमारी भूखों मरने की नौबत क्यों आएगी? तो बस देखता जा, भूखी तो ये चिड़िया मरेगी। अरे जिन पक्षियों ने इसे सर पर चढ़ा रखा है, उन पक्षियों के हाथ से ही थपके देकर सुंदरवन से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम भी माखन लाल नहीं। अरे इतने सालों से हमने यहाँ कच्ची गोलियां नहीं खेली है कि कोई भी 2 दिन में हमें बाजार से बाहर निकाल दे। इसके बाद माखनलाल कौआ और बिरजूबाज मिलकर एक षड्यंत्र बनाते हैं। अगले दिन आइए आइए पक्षियों, मोमोज का ठेला लग गया है। गर्मा गर्म चटपटे मोमोज का आनंद उठाइए और आज मेरे ठेले के 1 वर्ष पूरे होने की खुशी में मैं आप सबको सस्ते दामों में मोमोज खिलाऊंगी। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरे पंखों को? कोई है जो मुझे अस्पताल तक पहुँचा दे भगवान। टुनटुनी चिड़िया माखनलाल कौवे को उसके भटूरे की दुकान पर रोता देखकर घबरा जाती है। ये माखनलाल सेठ को क्या हो गया? लगता है इनको चोट लगी है। मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपना मोमोज का ठेला छोड़कर माखनलाल की दुकान पर पहुंच जाती है। अरे सेठ जी, आप ठीक तो है ना? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई? अरे नहीं, वो भटूरे बनाते समय थोड़ा तेल मेरे पंखों पर गिर गया था। अब मैं ठीक हूँ, तुम जाओ जाकर अपना ठेला संभालो। बेचारी टुनटुनी चिड़िया समझ नहीं पाती है कि जितनी देर में टुनटुनी चिड़िया माखनलाल सेठ की दुकान पर आई, इतनी देर में बिरजूबाज ने मोमोज की चटनी में जमाल घोटाला मिला दिया। कुछ देर बाद अरे सच सच बताओ, तुमने इसमें ऐसा क्या मिलाया है कि जब से मैंने ये मोमोज खाए हैं तब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तभी बुलबुल चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। जब से मैंने तुम्हारे ठेले से लेकर मोमोज खाए हैं, तब से मैं उल्टी कर रही हूँ। सच सच बताओ टुनटुनी, तुमने आज मोमोज में ऐसा क्या डाला है? देखते ही देखते टुनटुनी की ठेली पर बीमार पक्षियों की भीड़ लग जाती है। अरे नहीं नहीं पक्षियों, मैं क्यों कुछ भी मिलाऊंगी? ये मोमोज तो मेरी रोजी रोटी है। मैं अगर मिलावट करूंगी तो कैसे यहाँ खड़े होकर मोमोज बेच पाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया सभी पक्षियों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी बात नहीं मानता और वो सभी मिलकर उसका मोमोज का ठेला उठाकर वहाँ से फेंक देते हैं। बेचारी रोती हुई अपना ठेला टूटता हुआ देखती रहती है और फिर उदास मन से अपने घर चली जाती है। टुनटुनी के जाने के बाद देखो बिरजू, मेरा कमाल, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं इस चिड़िया का ठेला यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। अरे वाह सेठ जी, आपकी बात तो बिल्कुल सच साबित हुई। अब कल से हम लोगों को दुकानदारी में टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा।
अब तो हम लोग नोट छापेंगे, नोट। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? वो बेचारी भूली भाली बच्ची किसी तरह मोमोज बेचकर अपना घर चला रही थी और तुम दोनों ने षड्यंत्र रचकर उसको इस जंगल से बाहर ही करवा दिया। इससे पहले कि मैं जंगल के सभी पक्षियों को इकट्ठा करके तुम दोनों की सच्चाई बताऊं, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम दोनों जाकर टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगो और सभी पक्षियों के सामने अपनी गलती कबूल करो। बबली कबूतरी की बात सुनकर बिरजू और माखन लाल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। हमें माफ कर दो चिंकी, जलन की वजह से हमने तुम्हारे मोमोज में मिलावट की थी, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है कि मेहनत करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, किसी को पीछे धकेल कर नहीं। हम सबके सामने अपना अपराध कबूल करेंगे। बस तुम कल से उसी जगह पर अपना ठेला लेकर आ जाना। इसके बाद टुनटुनी माखन लाल और बिरजू को माफ कर देती है और खुशी खुशी अपनी मोमोज बेचने लगती है। एक घने जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके परिवार में उसका पति कालू कौआ और ननंद पुष्पा कौवी थी। टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन खाना खाती रहती थी और इसी वजह से वो बहुत मोटी ताजी थी। उसको इस तरह देखकर उसके घर वाले बहुत परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी रसोई में खाना बना रही होती है। वो खाना बनाकर जैसे ही फारिग होती है, तभी उसकी ननंद पुष्पा कौवी वहाँ आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, आप तो बहुत मोटी हो गई हो, आपका पेट भी निकल आया है। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, पर मैं क्या करूँ? मुझे भूख बहुत लगती है। यदि मैं भरपेट खाना ना खाऊं तो मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती हूँ, इसलिए खाती रहती हूँ। और ये कहकर टुनटुनी चिड़िया एक पूरी निकाल कर खा लेती है। टुनटुनी चिड़िया को देख पुष्पा कौवी कहती है, भाभी, थोड़ा कम खाया करो और कोशिश किया करो कि आप खाने को कम से कम देखो, क्योंकि आप खाना देखोगी तो फिर आपको भूख लगेगी। मैं जितना काम करती हूँ उतना ही खाती हूँ, उससे ज्यादा नहीं खाती हूँ। तुमने तो देखा है, मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसलिए मुझे भूख ज्यादा लगती है। टुनटुनी चिड़िया की बात सुनकर पुष्पा कौवी अपने मन में सोचती है, इनसे कुछ भी कहना बेकार है, क्योंकि ये अपने आगे किसी की बात मानने वाले तो है नहीं। इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, वैसे भी मुझे कुछ काम याद आ गया है। और ये कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। पुष्पा के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी आप से कहती है, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, मेरा जितना मन होगा उतना खाऊंगी। और ये कहकर फिर से वो 2 पूरी खा लेती है। पूरा घर टुनटुनी चिड़िया से परेशान हो चुका था, क्योंकि दिन पर दिन टुनटुनी चिड़िया मोटू और पेटू होती जा रही थी। ये देखकर कालू कौवा भी परेशान रहता था, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि सभी उसकी बीवी को पेटू कहकर बुलाते थे। धीरे धीरे समय बीतता है, पर टुनटुनी चिड़िया ने अपने खाने पर बिल्कुल भी कमी नहीं की। वो पहले से ज्यादा मोटी और पेटू होती जा रही थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। सब तुम्हें मोटी और पेटू कहकर बुलाते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम अपना वजन कम करो। तो आपको अच्छा नहीं लगता है कि मैं मोटी हूँ? यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप बता दीजिए, मैं पतली हो जाऊंगी। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ज्यादा मत खाया करो, क्योंकि तुम्हारे ज्यादा खाने से तुम देखो कितना मोटी हो गई हो और तुम्हारा पेट भी कितना निकल आया है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सभी तुम्हें पेटू कहकर बुलाते हैं, यहाँ तक कि तुमने देखा है कि पुष्पा भी तुम्हें पेटू ही कहती है। तो क्या हुआ? वो मेरी ननंद है, वो मुझे कुछ भी कहकर बुला सकती है, मुझे बुरा नहीं लगता। पर मुझे बुरा लगता है ना कि कोई मेरी बीवी को मोटी और पेटू कहकर बुला रहा हो, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम कम खाया करो। क्या तुम मेरी खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? और ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवे के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने आप से कहती है, मैं किस किस के पास सुनूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है। सभी मेरे खाने के पीछे पड़ गए हैं, कोई भी मुझे चैन से खाने नहीं देता है। और ये कहकर धीरे धीरे और दिन गुजर जाते हैं। अब उसकी हालत ये थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी नहीं जा पाती थी, और यदि उड़ भी पाती थी तो बहुत ही कम दूरी तक। एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया रसोई में पानी पी रही होती है, तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो मटके में जाकर गिर जाती है। मोटी होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल नहीं पा रही होती है और मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ,
कोई तो बचाओ, मैं मटके से नहीं निकल पा रही हूँ, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, कोई तो मुझे यहाँ से निकालो। टुनटुनी की आवाज सुनकर सभी वहाँ आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि टुनटुनी चिड़िया एक मटके में फंसी हुई होती है। ये देखकर पुष्पा कौवी कहती है, अरे रे भाभी तो मटके में फंस गई हैं, इन्हें यहाँ से कैसे निकालें? मुझे नहीं पता इसे कैसे निकालें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं मना करता था कि ज्यादा मत खाया कर, अब देखो ना फंस गई हो ना इस मटके में। अब बता तुझे कैसे निकालें यहाँ से। वो दोनों काफी देर तक सोचते रहते हैं पर उनको कुछ भी समझ भी नहीं आता है। कालू कौवा पुष्पा कौवी से कहता है, तुम जाओ और 2 मजबूत लकड़ी लेकर आओ। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी और मुझे इस मटके से बाहर निकालो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा, हमें इस घड़े को तोड़ना होगा। तभी पुष्पा कौवी आती है और कालू कौवा मजबूत लकड़ी से उस मटके को तोड़ने लगता है और टुनटुनी चिड़िया उस मटके से निकल आती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। यदि मैंने आप लोगों की बात मानी होती तो आज मुझे ये सब देखना नहीं पड़ता। चलो अच्छी बात है, तुम्हें ये बात समझ तो आई, अब से तुम कम ही खाया करना। जी दीदी, आज से मैं कम ही खाना खाया करूँगी और अपनी सेहत पर ध्यान दिया करूँगी। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, हमें बस इतना ही खाना चाहिए जितनी की जरूरत हो, क्योंकि मोटापा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये कहानी टूटी फूटी घोंसले में रह रही 2 अनाथ चिड़िया भाई बहन की है, गोलू चिड़ा और टुनटुनी चिड़िया। वो दोनों भाई बहन कुछ दिन पहले ही अनाथ हुए थे। एक दुर्घटना के चलते टुनटुनी चिड़िया के माता पिता का निधन हो गया था। तब से दोनों भाई बहन अनाथ हो चुके थे। उनके इस संसार में कोई अपना कहने वाला नहीं था। अब तक घोंसले में टुनटुनी के माता पिता ने जितना राशन भर रखा था, उतने राशन में ही दोनों भाई बहन अपना गुजारा करने लगे। पर ये राशन जीवन भर तो टिकने वाला नहीं था। एक दिन सवेरे दोनों भाई बहन अपने घोंसले में बैठे हुए थे। टुनटुनी बहन, अब तो हमारे घोंसले का राशन ही खत्म हो गया है, अब हम क्या खाएंगे? हमारा तो इस संसार में कोई भी नहीं रहा, अब तो हम अनाथ कहलाएंगे। गोलू तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मुझे पता है पिताजी कहाँ कार्य करते थे। आज मैं उसी जगह जाकर वहाँ किसी पक्षी के सामने हाथ जोड़कर विनती करूँगी कि वो मुझे भी पिताजी की तरह कार्य पर रख ले। अगर मैं वहाँ कार्य करने लग गई तो हमारी सारी समस्या दूर हो जाएगी और फिर हमें भूखे रहने की नौबत नहीं आएगी। पर टुनटुनी बहन, हम तो बहुत छोटे हैं ना, आपको वहाँ कोई भी कार्य नहीं देगा। कोशिश करने में क्या जाता है छोटे, एक बार कोशिश करके देखते हैं। ठीक है बहन, मैं भी आपके साथ चलूँगा। दोनों भाई बहन अपने घोंसले से उड़ते हुए एक घसीटा कौवे के घोंसले में आते हैं, जहाँ टुनटुनी का पिता कार्य करता था। अरे कौन हो तुम दोनों? मालिक, हम टुन्नू चिड़ा के बच्चे हैं। तो मैं क्या करूँ, नाचूं, भौंकूं? यहाँ क्यों आए हो? मालिक, हमारे पिता के जाने के बाद हमारा जीवन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे भूखे रहने की नौबत आ गई है, मगर आप मुझे कोई काम दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इतनी सी तू है, तुझसे क्या काम होगा? चल भाग यहाँ से। अगर भूख लग रही है ना तो दोनों भाई बहन मिलकर भीख मांगो जाकर, निकलो यहाँ से। मालिक ऐसा न कीजिए, हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। हम अनाथ बच्चों की सहायता कीजिए। हमारे पिता ने आपके पास इतने समय तक कार्य किया है, हमारी कुछ तो सहायता कीजिए। तभी घसीटा कौवा गुस्से में आकर गोलू चिड़ा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। चल निकल यहाँ से, अगर आज के बाद मेरे घोंसले के आसपास भी मंडराए ना, तुम दोनों की जान ले लूंगा, जान। निकलो यहाँ से। घसीटा कौवा बड़ी ही बेरहमी से मारता हुआ गोलू टुनटुनी चिड़िया को अपने घोंसले से बाहर ले जाकर फेंक देता है। दोनों भाई बहन रोते रोते अपने घोंसले में आते हैं। जब वो अपने घोंसले की ओर देखते हैं तो वहाँ एक बिल्लू बिल्ला बैठा हुआ था। अरे आप कौन हैं और आप हमारे घोंसले में क्या कर रहे हैं? ओए चिड़िया, कौन है तू? ये घोंसला मेरा है और मेरा ही रहेगा। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से, वरना दोनों को मारकर इस जंगल के बाहर वाले दरिया में ले जाकर फेंक दूंगा। अजीब दादागिरी है। टुनटुनी बहन, इस बिल्लू बिल्ला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, वरना ये भी हमें कौवे की तरह पीटेगा। चलिए यहाँ से टुनटुनी बहन।
पर छोटे, ये घोंसला तो हमारा है, ना कि इसका। ये जबरदस्ती हमारे घोंसले पे कब्जा करके बैठा है। टुनटुनी बहन, जब भाग्य ही खराब हो ना तो कुछ अच्छा नहीं होता है। इस समय हमारा भाग्य ही हमारा साथ नहीं दे रहा है। शायद ये हमारे जीवन का सबसे कठिन इम्तिहान है। चलिए टुनटुनी बहन। दोनों अनाथ भाई बहन रोते रोते वहाँ से उड़कर एक दरिया के पास आकर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। टुनटुनी बहन, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? हम अनाथ के साथ साथ अब बेघर भी हो गए। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? पता नहीं छोटे, हमारे जीवन में क्या हो रहा है। लगता है हमारे ही किसी बुरे कर्मों की सजा है जो हमें अब मिल रही है। आज माता पिता जीवित होते तो वो हमें इस अवस्था में कतई नहीं पड़ने देते। दोनों भाई बहन वहीं दरिया किनारे बैठे बैठे सो जाते हैं। यूं ही 2 दिन गुजर जाते हैं। दोनों अनाथ भाई बहन भूखी उसी दरिया के पास रहने लगी। टुनटुनी बहन, मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझसे अब नहीं रहा जा रहा। कुछ तो खाने को लाओ ना। 2 दिन में दरिया के आसपास के सभी इलाकों में घूम आई हूँ, पर मुझे यहाँ कुछ खाने को नहीं मिला। अब मैं तुम्हें क्या ला कर दूँ खाने के लिए? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है टुनटुनी बहन। आखिर कब तक हम दरिया का पानी पी पी कर अपनी भूख मिटाएंगे? आप यहीं रुकिए टुनटुनी बहन, मैं कुछ खाने के लिए देख कर आता हूँ। नहीं नहीं छोटे, मुझसे दूर ना जा। टुनटुनी बहन, मैं तुरंत लौट आऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। गोलू चिड़ा धीरे धीरे उड़ते हुए पास वाले इलाके में आता है। भूख के कारण गोलू चिड़ा बहुत कमजोर हो गया था। उससे उड़ा भी नहीं जा रहा था। तभी उसे एक बुलबुल का बच्चा दिखाई देता है जो बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा था। अरे वाह, ये बुलबुल का बच्चा कितना बढ़िया बढ़िया भोजन खा रहा है। मैं चुपके से जाता हूँ और इस बुलबुल के बच्चे से थोड़ा सा भोजन उससे छीन कर लेके भाग जाता हूँ, ताकि मेरी बहन और मेरा पेट भर जाए। गोलू चुपके से उड़ता हुआ जाता है और उस बुलबुल के बच्चे के भोजन से थोड़ा भोजन उठाकर वहाँ से भाग जाता है। टुनटुनी बहन जब ये भोजन देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी और इसे खाकर उसे अच्छा लगेगा। गोलू चिड़ा खुशी खुशी उड़ते हुए अपनी बहन के पास आता है। जब वो अपनी बहन के पास उस दरिया किनारे पहुंचता है तो वहाँ का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ कुछ चील पक्षी टुनटुनी चिड़िया को नोच नोच कर खा रही थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरी बहन को मार दिया। छोड़ो उसे, मत खाओ, छोड़ो। अच्छा, तो यहाँ पिल्ला भी है। रंगीले, जा चिड़े को यहाँ पकड़ के ले आ, हम इसे भी खा जाते हैं। ये देखकर गोलू घबरा जाता है और वो वहाँ से तेजी से उड़ता हुआ भागता है। ए चिड़े, कहाँ भागा जा रहा है? अरे रुक जा। अरे बाप रे बाप, ये बाज तो मेरे पीछे ही पड़ गया। जल्दी भाग गोलू, वरना ये तो जान से ही मार देगा। ए रुक जा चिड़े, बड़ा ही तेज भागा जा रहा है। इसे तो मैं आज पकड़ के ही रहूँगा। गोलू चिड़ा उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाता है जहां बिल्लू बिल्ला ने कब्जा कर रखा था। वो सीधा घर में घुस जाता है। ए चिड़े, बाहर निकल, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी वहां बिल्लू बिल्ला आता है और रंगीला बाज पर हमला कर देता है। दोनों में भीषण लड़ाई होती है और दोनों मर जाते हैं। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां आ जाती है। इस तरह गोलू चिड़ा को अपना घर वापस मिल जाता है और दोनों वहीं रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। पीटर कबूतर एक सेठ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। उसकी एक बेटी थी मरियम। मरियम चिड़िया बचपन से ही देख नहीं पाती थी। जब मरियम 3 साल की थी तभी पीटर की पत्नी टूनी की मौत तूफान से हो गई थी। पक्षियों ने पीटर को दोबारा शादी करने को कहा, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि उसे लगता था कि सौतेली माँ मरियम को वो प्यार नहीं दे पाएगी जो उसकी सगी माँ दे सकती थी। पीटर कबूतर अपनी बेटी मरियम को उसकी माँ और पिता दोनों का प्यार देने की पूरी कोशिश करता था। पता है तुम कैसी लग रही हो? परी के जैसी। बिल्कुल। लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ये तो आप मुझे हर दिन बोलते हैं। पापा, काश मैं भी देख पाती तो मुझे पता होता कि परी कैसी दिखती है।
मरियम चिड़िया की बात सुनकर पीटर कबूतर की आंख में आंसू आ गई। वो उसे गले से लगा लेता है। पीटर हर दिन मरियम का नाश्ता बनाता, उसे तैयार करता, फिर वो ड्यूटी पर जाता। ये सब करने में उसे कभी कभी देर भी हो जाती, लेकिन उसके सेठ बहुत अच्छी थी। वो उसकी परेशानी समझते थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। क्रिसमस के कुछ दिन पहले की बात है। सेठ जी कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस कारण पीटर कबूतर सेठ के बेटे की गाड़ी चला रहा था। एक दिन पीटर ड्यूटी पर लेट पहुंचा। मतलब तुम तो हद करते हो पीटर। तुम्हें बोला था आज जरूरी मीटिंग है, जल्दी आना, लेकिन तुम लॉर्ड साहब की तरह अब आ रहे हो। वो ऐसा है कि देखो, तुम अपने बहाने मुझे मत सुनाओ। मैं तुम जैसे कामचोर को अच्छी तरह से जानता हूँ। पगार पूरी चाहिए, लेकिन काम आधा करना है। ऐसा नहीं है सर। देखो, मुझसे बहस मत करो। मैं अपने पापा की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे ढीले पक्षी मेरे कंपनी में बिल्कुल नहीं चाहिए। तुम अपना हिसाब करो और कहीं और काम देख लो। प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए। मुझे नौकरी से मत निकालिए। तो क्या तुम्हें मुफ्त की पगार देता रहूं? चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। क्रिसमस से पहले पीटर कबूतर की नौकरी चली गई, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। ये बात उसने मरियम चिड़िया को नहीं बताई थी, लेकिन मरियम को अंदाजा हो गया था। बहरहाल तो क्रिसमस आने वाला था और दूसरा जो घर का राशन कम हो रहा था। पीटर कबूतर की चिंता बढ़ती जा रही थी। यही सब सोचकर एक दिन पीटर कबूतर उदास सा घर में बैठा हुआ था। पापा, आज तारीख कितनी है? 23 दिसंबर है बेटा। अरे वाह, इसका मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है ना? हाँ बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या क्रिसमस पर? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? क्रिसमस साल में एक बार आता है बेटा। मैं तुम्हारे लिए एक नई स्वेटर ले आऊँगा। इस बार क्रिसमस पर वो अपनी प्यारी बेटी को कुछ नहीं दे पाएगा। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपके से फूट फूट कर रोने लगता है। तभी उसके पास मरियम चिड़िया आती है। पापा, आप रो रही है ना? नहीं तो। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। माना कि मुझे दिखता नहीं है, लेकिन आपके आंसू में देख सकती हूँ। क्या बात है पापा, आप क्यों रो रहे हैं? मुझे बताइए ना। अरे बेटा, बोला ना मैं रो नहीं रहा। वो लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। पीटर कबूतर ने मरियम चिड़िया की बात तो टाल दी, लेकिन वो भविष्य की सोचकर बहुत परेशान था। अगले दिन उसने फिर से नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन उस दिन भी उसके हाथ निराशा लगी। शाम को जब वो घर लौट रहा था, तो पूरा मार्केट क्रिसमस के खिलौने, ट्री, केक और नए नए कपड़ों से भरा हुआ था। क्या जीसस, कैसी किस्मत बनाई है आपने मेरी। कल क्रिसमस है, लेकिन ना तो कोई खिलौना, ना कपड़े, ना क्रिसमस ट्री और ना ही केक अपनी बिटिया के लिए ले जा पा रहा हूँ। पीटर कबूतर यही सब सोचते हुए एक दुकान के आगे से गुजर रहा था। तभी उसे चोर चोर की आवाज मार्केट से आई। तभी एक पक्षी जिसके हाथ में बड़ा सा बैग था, वो उड़ता हुआ पीटर के पास आया और उसके पास ही वो बैग छोड़कर भाग गया। पीटर कबूतर जब तक कुछ समझता, पक्षियों की भीड़ उसके पास आई और उसे ही चोर समझकर पकड़ लिया। मारो, मारो जल्दी से पुलिस को फोन करो। पीटर कबूतर ने पक्षियों को लाख समझाया कि वो चोर नहीं है, लेकिन पक्षियों ने उसकी एक न सुनी और उसे खूब मारा पीटा। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। अबे कब से हो इस धंधे में? और कौन कौन है तुम्हारे साथी? साहब, मैंने कहा ना, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे छोड़ दीजिए। मेरी बेटी घर में अकेली है, वो बेचारी देख भी नहीं सकती। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए ना। झूठ बोलना बंद करो। चोरी करने से पहले अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया क्या तुम्हें? रुपयों से भरा बैग लिए तुम्हें लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है और तुम कह रहे हो तुम चोर नहीं हो? साहब, कभी कभी आंखों देखा भी तो सच नहीं होता। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। तुम जैसे शातिर चोरों का मुंह कैसे खुलवाना है, यह मुझे अच्छे से पता है। इंस्पेक्टर साहब ने फिर से उसकी पिटाई शुरू कर दी। दूसरी ओर काफी रात होने पर जब पीटर घर नहीं आया तो मरियम चिड़िया काफी परेशान थी। आज काफी देर हो गई है, पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। ओ जीसस, सब ठीक रखिएगा। मुझे पापा की चिंता हो रही है। मरियम चिड़िया रात भर आंखें बंद कर जीसस से प्रेयर करती रही, लेकिन रात से सुबह हो गई। पीटर घर नहीं आया। अब तो मरियम चिड़िया का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जीसस, आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना का आप उत्तर देते हैं। मैंने तो पूरे मन से आपसे प्रेयर की,
लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको लगता है कि आपके बिना मैं अपने पापा को नहीं ढूंढ सकती, तो ये आप गलत सोचते हैं। आखिरकार मरियम चिड़िया ने खुद ही अपने पापा को ढूंढने का फैसला किया और घर से निकल गई। अपने पापा के बिना कभी इस तरह घर से बाहर नहीं गई थी। उसे जंगल की भीड़ भाड़ का अंदाजा नहीं था। वो किसी तरह गिरते संभलते अपने पापा का नाम पुकारते आगे बढ़ रही थी। दूसरी ओर पीटर भी मार खाते खाते बेहोश हो गया था। लगता है कुछ ज्यादा ही शातिर है, बिल्कुल मुंह नहीं खोल रहा है। कोई बात नहीं, इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। इंस्पेक्टर साहब थाने से अपने घर जाने के लिए निकल गए। थोड़ी दूर उन्हें मरियम चिड़िया सड़क के किनारे बैठी हुई दिखाई दी। वो रोए जा रही थी। इंस्पेक्टर की बेटी भी मरियम की उम्र की ही थी, इसलिए उसे देखकर उन्हें दया आ गई। तुम कौन हो बेटी? इस तरह रो क्यों रही हो? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको जीजस ने भेजा है क्या अंकल? जीजस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ तुम क्यों रो रही हो? मेरा नाम मरियम है। मैं अपने पापा को खोज रही हूँ। वो रात से घर नहीं लौटे हैं। क्या नाम है तुम्हारे पापा का? कैसे दिखते हैं वो? मुझे बताओ, मैं उन्हें ढूंढूंगा। बेटा, क्या नाम है उनका? वो कैसे दिखते हैं? वो मुझे पता नहीं, मैंने आज तक उन्हें नहीं देखा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छी भली तुम दिख रही हो और कहती हो कि तुमने अपने पापा को नहीं देखा। कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है अंकल। मैं जन्म से ही नहीं देख सकती। इंस्पेक्टर ने मरियम चिड़िया की ये बात सुनी। कभी कभी आँख का देखा भी सच नहीं होता है। उसे थाने में बंद चोर की याद आ गई। उसने भी बिल्कुल यही बात कही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने कहा था कि उसकी बेटी जो देख नहीं सकती है, वो उसका इंतजार कर रही होगी। ये सब सोचकर इंस्पेक्टर को बहुत दुख हुआ। वो मरियम चिड़िया को थाने ले आया। इंस्पेक्टर पीटर कबूतर को हवालात से बाहर निकालता है। साहब, आप फिर से मुझे मारेंगे। मुझे मत मारिए ना, मैंने सच में चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे घर जाने दीजिए। अरे मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तो तेरे लिए क्रिसमस गिफ्ट लेकर आया हूँ। क्रिसमस गिफ्ट। इसके बाद इंस्पेक्टर ने मरियम को आवाज लगाई। पुलिस थाने में मरियम को देखकर पीटर कबूतर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया। अरे मेरी परी यहाँ कैसे आ गई? मुझे ये अंकल लेकर आए पापा। हम तुम्हारे पापा को यहाँ गलती से ले आए। बेटा, इसके लिए मुझे माफ कर देना। अगर किसी निर्दोष को सजा मिल जाए तो यह कानून की कमी है, लेकिन शायद जीसस को ये मंजूर नहीं था। तभी तो मरियम तुम्हें खोजने निकली और उसकी बातों से मुझे पता लगा कि तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। आई एम सॉरी पीटर। फिर सभी चर्च गए। इंस्पेक्टर भी चर्च आए थे। उन्होंने उन दोनों को मैरी क्रिसमस तो कहा ही, साथ ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी उन्हें दी। हमारे पुलिस विभाग में ड्राइवर की नौकरी की वैकेंसी निकली है। मैंने तुम्हारे नाम की सिफारिश की है। बस तुम्हें ड्राइविंग टेस्ट में पास होना होगा। पीटर कबूतर ने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अब वो पुलिस विभाग में ड्राइवर की पद पर काम करता है। इस क्रिसमस उसे ऐसा गिफ्ट मिला जो वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकता।